स्टडी प्रोग्राम ये था कि आज के दिन का हमने रिव्यू या एक रीकैप लेक्चर रखा है पूरा। जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है उन लेक्चर्स में से बारी बारी गुजरते हैं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो भी आप नोट कर सकते हैं कि उस पर सवाल कर लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर, यहाँ से पहली स्लाइड सेलेक्ट करते हैं। स्लाइड्स मैंने ओपन कर ली हैं, जो भी हमारे मेजर लेक्चर हुए हैं उसके ऊपर। एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर, ये हमारा लेक्चर 1 था। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल एक रीकैप है, आपको पता है, तो हम स्पीड के साथ बस देखते चले जाते हैं कि हमने ग्रीक लिटरेचर में क्या सीखा था। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न जो लिटरेचर है, इसकी जिस रूट्स हैं, इसके जो बेस है, वो ग्रीक लिटरेचर के अंदर है। और ग्रीक लिटरेचर की अपनी जो रूट्स हैं वो हम देखें तो वो होमर और हेसियड के वर्क में हमें नजर आती है। स्पेशली होमर की जो पोइट्री है, इसे वेस्टर्न ट्रेडिशन में एटलीस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोइटिकल वर्क्स हम उन्हें कहते हैं, द इलियड एंड द ओडेसी। तो ये दो ऐसी नज़में हैं, एपिक हैं, जिन्होंने आने वाले तकरीबन सारे आथर्स को इम्प्रेस किया है। और बहुत से वर्क्स, बहुत सी टर्म्स, जो बहुत से पोइट्री जो है, वो इवन नॉवल के भी कई नाम और कैरेक्टर जो है वो यहाँ से ड्राइव होते हैं। तो ओल्डेस्ट वर्क में हम देखते हैं कि इलियड एंड ओडेसी, जिसे होमर ने लिखा था। सर जी, जैसे आई वांट टू ऐड समथिंग, जैसे कि ओडेसी नॉवल भी लिखा है जेम्स जॉयस ने। हाँ जी, जेम्स जॉयस ने बिल्कुल ओडेसी नॉवल लिखा है। इसलिए इस यानी इन दो जो वर्क्स हैं ना, ये कोई भी वेस्टर्न राइटर नहीं बन सकता, बल्कि कोई क्या बनेगा दुनिया में भी, आप तो जब तक वो प्राइमरी टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकता। लिटरेचर में अगर उसका इंटरेस्ट है तो यकीनन उन्होंने ये पढ़ रखा होता है। और इलियड ओडेसी का बड़े डीप जो है ना, उन लोगों की साइकी पे भी असर है इसके, बड़े डीप जो है। उसके बाद हमने देखा कि इलियड है क्या, टेल्स द स्टोरी ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ द ट्रोजन वार। ये ट्रोजन वार हुई थी हेलन की वजह से, जो वार हुई और फिर 10 साल तक रही, लेकिन कहानी इलियड की जो है ना सिर्फ आखिरी साल की है, जहाँ पे फोकस किसके ऊपर, तो एक्लीज उसका मेन कैरेक्टर है, एक्लीज, जो कि एक ग्रेटेस्ट ग्रीक वॉरियर, एक हीरो था। उसके बाद हमने ओडेसी के बारे में थोड़ा पढ़ा। ये एक रिटर्न जर्नी है, वो जाने के मामला और फिर वार, और वहाँ पे जो डिफीट हुई, ट्रॉय का जो है सिटी है वो बर्न कर दिया गया एट द एंड। तो ट्रोजन हार्स वो एक उन्होंने बनाया था, वो भी मैंने आपको बताया। फिर ओडेसी है, ओडेसियस का रिटर्न जो है, उसका घर की तरफ जो जर्नी है, और उसके साथ क्या होता है और किस तरह से वो जो है अपने घर वापस पहुंचता है, अपने बेटे के पास और अपनी वाइफ के पास। तो हमने ये पढ़ा कि बड़ी होमर का जो वर्क है वो इन्फ्लुएंशियल रहा लेटर राइटर के ऊपर, ये भी हमने डिस्कस किया था, आपने स्लाइड्स को भी पढ़ा होगा। और एजुकेशन का भी ये पार्ट हुआ करता था, अब ये लिटरेरी एजुकेशन का पार्ट है और इन्फ्लुएंस करता है सारे आथर्स को। उसके बाद हमने ये देखा था कि वहाँ लिरिकल पोइट्री भी थी, जिसमें बड़ा नाम जो है हमारे पास आपने सैफो का नाम आता है। सैफो ना सिर्फ मेल राइटर मौजूद थे, लिरिक्स और लायर हम उस इंस्ट्रूमेंट को कहते थे जिसके साथ वो पोइट्री गा के भी सुनाया करते थे। और फीमेल में हमारे पास सैफो आती हैं, जिनका नाम एसोसिएटेड है लेस्बियन वर्क के साथ भी, और सैफिक टर्म भी इस्तेमाल होती है, लेस्बोस की रहने वाली थी। उसके बाद जो हमारे पास आता है एसब्स के फैबल हैं, वो भी बहुत पुराने हैं ग्रीक लिटरेचर के अंदर, और उन फैबल्स को हमने भी पढ़ा हुआ है, द टर्टॉइस एंड द हेयर, द बॉय हु क्राइड वोल्फ। ये कहानियां तकरीबन सब लोगों ने पढ़ रखी हैं, तो ये एसब्स के फैबल से ली गई। और फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जो इसमें एनिमल करेक्टर होते हैं और अल्टीमेटली कोई मॉरल मैसेज होता है इसके। इसके बाद हमने क्लासिकल पीरियड देखा कि उनका एक क्लासिकल पीरियड क्या चीज़ है। वो पीरियड जिसमें सबसे ज़्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, फिलोसफी प्रोड्यूस हुई। एक ऐसा पीरियड था जब सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल तीनों जो हैं वो मौजूद थे, मतलब बारी बारी मौजूद हुए।
तो प्री क्लासिकल एज में हमें होमर, इलियड, ओडेसी लिखते हैं महसूस होते हैं। हिस्ट्री ने अपने अपना काम किया और कुछ हेरोडोटस ने भी हिस्ट्री वगैरह लिखी, और फिर सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल का टाइम आ जाता है जो गोल्डन पीरियड है, क्लासिकल पीरियड है। और इस पीरियड के खात्मे के बाद जो हमारे पास है वो हेलेनिक एक स्टेज आती है जब, और बाइजेंटीन एम्पायर का कुछ लिटरेचर हमारे पास आ जाता है जो इतना ज़्यादा, वहाँ इंसाइक्लोपीडियाज वगैरह मेंटेन किए गए, क्रॉनिकल्स लिखे गए, चीज़ें सेव की गई, लेकिन कोई ज़बरदस्त लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ उस एज के अंदर। और अगर हम डिटेल में, हमने अगली स्लाइड में देखा था कि प्री क्लासिकल टाइम जो है वो 800 से 500 BC के दरमियान है। तो ओरल लिटरेचर था ज़्यादा, और ये कि यहाँ पे जो है पोइम्स जो हैं प्री क्लासिकल पीरियड में ज़्यादातर क्रिएट की, इनको बल्कि रिसाइटेड किया जाता था इन पोइम्स को 7th BC के अंदर, और मिथ्स पर, लेजेंड्स पर, रिलीजन पर फोकस था। और बाद में ट्रेजेडीज और कॉमेडीज हमने देखा कि वो इमर्ज होती हैं ग्रेजुअली। बल्कि हमने ये भी देखा कि ट्रेजेडी जो वर्ड है खुद ट्रेचाई यानी गोड सॉन्ग से निकला है, और जो कि लिथरेम्बिक पोइट्री से ड्राइव होती मॉडर्न ट्रेजेडी बनी है। ग्रेजुअली इसमें फिर कैरेक्टर वगैरह ऐड होते गए। द पोइटिक्स में जैसे कि पढ़ते हैं अरिस्टोटल, उसके सोर्स और उसके रूट्स के बारे में हमें बताता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या देखा, नेक्स्ट में हम देख लेते हैं जो क्लासिकल पीरियड में बहुत ज़्यादा लिटरेचर, जैसे हमने अभी पढ़ा है, ऊपर भी बात की है कि बहुत ज़्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है। और इसमें लिरिकल पोइट्री, ओड्स, पैस्टरल्स, एलेजीज, एपिग्राम्स, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती थी। उसके बाद कॉमेडी, ट्रेजेडी, हिस्ट्री, रैटरिकल, फिलोसफिकल, डायलैक्टिक्स, ये सारे काम हुए। और मेजर लिरिकल पोइट्स जो थे वो सैफो और पिंडर हैं, मेल और एक फीमेल हमारे पास आ जाती हैं। और ट्रेजेडीज काफ़ी ज़्यादा लिखी गई, लेकिन 3 बड़े नाम ट्रेजेडियन आज जो हमारे पास लिए जाते हैं वो एस्काइलस, सोफोक्लिस और यूरिपिडीज है। तो गॉड डायनिसिस के सामने जो है, गॉड डायनिसिस के सामने ये रिचुअल प्रेजेंट होते थे, जो कि गॉड ऑफ वाइन है, गॉड ऑफ रेवलरी है, गॉड ऑफ हैप्पीनेस है, एक्सटेसी है, और इवन आर्ट और लिटरेचर भी इसी में आ जाता है। और हमारे पास एक कॉमेडियन का भी हमने जिक्र किया कि 3 ट्रेजेडी राइटर बड़े हमारे सामने आते हैं, स्काइलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडीज, और इन पे अलग अलग प्रेजेंटेशन भी हो चुकी हैं। और एरिस्टोफेन्स जो हमारे सामने आते हैं, जो एक कॉमेडी आथर थे, एरिस्टोफेनीज भी हम इन्हें कह सकते हैं। और हिस्ट्री भी उसी जमाने में लिखी गई। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस कहलाते हैं। और थुसिडाइड्स जो हैं या थुसिडिडीज जो है वो भी 7 हिस्टोरियन थे। ज़ेनोफोन हिस्टोरियन थे। और फिलॉसफी तो ढेर सारी प्रोड्यूस हुई, जो हमारी कोई इतना डायरेक्ट उससे कंसर्न तो नहीं है, एज ए लिटरेचर के स्टूडेंट, एज ए लिटरेरी पर्सन। ग्रीक फिलॉसफी, हाउएवर 3 बड़े फिलोसफर फेमस हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। इसमें सोक्रेटिस मास्टर थे पहले, जिन्होंने सोक्रेटिक मेथड, हाँ ज़रूर हमारे से रिलेटेड हो सकता है। सोक्रेटिक मेथड टीचिंग मेथडोलॉजी है जो अभी तक वैलिड है, जो सोक्रेटिस यूज़ किया करता था। और ये क्वेश्चन आंसर मेथड होता है, डायलॉग करना, और जो स्टूडेंट है उसी को डायरेक्ट करना कि वो नॉलेज को डिस्कवर कर ले। उनके स्टूडेंट थे प्लेटो। प्लेटो ने ही बुक्स लिखी हैं। जो सोक्रेटिस है उनको एज ए करेक्टर के तौर पे प्रेजेंट किया अपनी बुक के अंदर, और सोक्रेटिस को डिफेंस भी किया है, जैसे अपोलॉजी एक बुक भी लिखी थी। बट सोक्रेटिस की जितनी फिलासफी हमें प्लेटो के जरिए मिलती है, इसलिए हम समटाइम ये लिखा जाता है सोक्रेटिक प्लेटो थ्योरी और फिलोसफी, तो वो एक ही है। तो अरिस्टोटल की बता इनसे वो अलग है। जैसे हमने कहा कि आप राफेल की पेंटिंग देखें, द स्कूल ऑफ एथेंस, जिसमें हमें अरिस्टोटल और प्लेटो सेंटर में खड़े नजर आते हैं। और प्लेटो जो है उनकी उंगली ऊपर की तरफ है, और अरिस्टोटल के हाथ ऐसे पंजा खुला हुआ है नीचे की तरफ है, और एक हाथ में बुक है। इस पेंटिंग से भी उनकी पूरी थ्योरी का पता चलता है। एक जो इनविजिबल वर्ल्ड और आइडियल वर्ल्ड की तरफ इशारा कर रहे हैं, और एक जो वो कह रहे हैं कि नहीं यही वर्ल्ड है, और 5 उंगलियां शो कर रही हैं कि 5 सेंसेस से ही हम नॉलेज ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा, स्लाइड्स थोड़ी बड़ी हैं तो मुझे जरा
तो नेक्स्ट जो हेलेनिस्टिक पीरियड आता है, हेलेनिस्टिक पीरियड बिल्कुल अलग इस तरह से है कि सिटी स्टेट्स का खात्मा हो जाता है। फिलिप द टू ऑफ मैसिडोन ने कॉन्कर किया कुछ एरियाज को, और फिलिप सन का बेटा है अलेक्जेंडर extended his father's conquest greatly. Hellenistic age is defined as the time between the death of Alexander the Great and the rise of the Roman domination. तो अलेक्जेंडर की एम्पायर बनाना और फिर उसके बाद रोमन के राइज से पहले पहले आखिरी जो टाइम है ग्रीक के, बल्कि ग्रीक का जवाल स्टार्ट हो जाता है इस टाइम के बाद। अलेक्जेंड्रिया जो है कॉलोनी बनी, इजिप्ट को लेके आई, और ये इंडिया तक आते हैं, आपको पता है यहाँ तक अलेक्जेंडर द ग्रेट का आना होता है यहाँ तक। तो उसके तो बाद जो है मंडी बाउद्दीन में सर वो राजा पोरस से उसे मोंग जो है ना राजा लड़ा पोरस के साथ जो लड़ाई है मंडी बाउद्दीन में, यहाँ पे उसे शिकस्त होती है राजा पोरस के हाथों, तो फिर वो वापस जख्मी हालत में शायद जाते हुए रास्ते में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है ओल्ड टेस्टामेंट वगैरह ये सारा को इतना हमसे इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, स्लाइड में मौजूद है और पहले लेक्चर भी मौजूद है, वहां ज्यादा डिटेल से हमने बात की हुई है। तो पुराने ग्रीक लिटरेचर में आज भी कहते हैं हम जिंदा हैं उन किन के काम, होमर, सैफो और एसप्स के जो वर्क हैं वो, वैसे तो बाकी भी सारे आथर्स के वर्क हमें नजर आते हैं, लिटरेचर की बात करें स्पेशली, फिलोसफी भी उनकी डीप है एंड अभी तक वो असर करती है। लैंग्वेज आप देखिए, मेडिकल की तो मोस्टली लैंग्वेज है ही लैटिन और ग्रीक, तो काफी सारे अल्फाज जो हैं वो अभी तक ग्रीक के जो कॉन्सेप्ट हैं, दिनों के नाम देखें, मंथ के नाम, इनमें आपको एको करते नजर आएंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं बुक्स की तरफ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, बुक्स नजर आ रही हैं तो थोड़ी याद रह सकती हैं। सम ऑथर्स एंड द बुक्स, पहली स्लाइडों में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेटो ने जो बुक्स लिखी हैं, द सिंपोजियम आपके सामने नजर आ रही है, ये प्लेटो की बुक है, देख लें सिंपोजियम, लेटर्स एलिगरी ऑफ द केव, और इनकी एपोलॉजी एंड द रिपब्लिक। रिपब्लिक के चैप्टर 10 में इन्होंने कंडेम किया पोइट्स को, वो इससे रेलिवेंट है, जिसका जवाब बाद में लिखा अरिस्टोटल ने। अपोलॉजी, ये अपोलॉजी वैसे ये डिफेंस है अबाउट सोक्रेटिस, सोक्रेटिस को जो जहर दे दिया गया था, तो उनके डिफेंस में प्लेटो ने बुक लिखी थी। उसके अलावा अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल की बुक फिजिक्स हमारे सामने आती है, मेटाफिजिक्स है, रैट्रिक है, पोइटिक्स है, वैसे एथिक्स भी है, और भी काफी सारी इनकी बुक्स हैं, लेकिन दो तीन के नाम चले आपके ज़हन में रहने चाहिए, बड़े आथर हैं ये। सोफोक्लिस जो हैं वो ट्रेजेडी राइटर हैं हमारे पास पहले, इनके जो प्लेज हैं वो फोकस करते हैं एडिपस मिथ के ऊपर, एडिपस के प्लेज सारे, जो एडिपस द किंग, एडिपस एट कॉलोनस, एंटिगनी, यानी एडिपस की जो फैमिली है उसको ये फोकस करते हैं सोफोक्लिस, जिससे आपके ज़हन में आसानी से नाम आ सकता है। एस्काइलस है हमारे पास एक और ट्रेजेडियन, ओरेस्टिया लिखी इन्होंने, एगामेम्नन लिखी, और ये ओरेस्टिया भी एगामेम्नन के की फैमिली है ये, तो एगामेम्नन और उसकी जो फैमिली है उसकी प्रॉब्लम है ज्यादा, एस्काइलस उनके ऊपर अपना काम करते हैं। यूरिपिडीज जो है ना, इनका फोकस था जी हेलन के ऊपर, इलेक्ट्रा के ऊपर, मीडिया के ऊपर, ट्रोजन वुमेन के ऊपर, तो हमें पता चला कि इनका पैटर्न जो है फीमेल, जो फीमेल के नाम पे आपको प्ले मिलेंगे, ट्रेजेडीज मिलेंगी स्पेशली, तो वो जो है यूरिपिडीज ने लिखी है। तो यूरिपिडीज विमेन को एज ए टाइटल जो है वो देता है, हेरमन देता है, सेंट्रल कैरेक्टर मानता है। उसके बाद एरिस्टोफेनीज हमारे पास आते हैं। एरिस्टोफेनीज का जो काम है वो फ्रॉग, वास्प, क्लाउड्स, बर्ड्स, फेस्टिवल टाइम, फ्रॉग्स वगैरह, ये जो प्लेस के नाम लिखे हुए हैं, फर्दर कलेक्शन है उनकी, तो इसमें हम पैटर्न देख सकते हैं कि जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो फितरत के एलिमेंट हैं, और ये कॉमेडियन है, ध्यान में रखना, एक तो ये कि कॉमेडियन है, और दूसरा जब भी किसी प्ले का नाम ग्रीक में से आ जाए कि क्लाउड है, बर्ड्स है, फ्रॉग्स है, या कोई नेचुरल नाम आ रहा हो, तो गेस करने में आसानी होगी कि वो एरिस्टोफेनीज ने लिखा होगा, और वो कॉमेडी होगी। ये ज्यादा चांस है, कोई आगे पीछे चीजें हो सकती हैं थोड़ी बहुत, हम फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे ये बेस बनाने के लिए। तो होमर का इलियड एंड ओडेसी है, वो आपके सामने नजर आ रही, दोनों पोएम्स की कंबाइन एक बुक। और हिस्ट्री आथर में हम आपके सामने हिस्ट्री ऑफ हेरोडोटस, इज द फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, और थुसिडाइड्स जो हैं पेलोपोनेसियन वॉर पे इन्होंने लिखा, जो कि स्पार्टा, पेलोपोनेसियन वॉर कौन सी थी, स्पार्टा और
एथन के दरमियान। ये 2 बड़ी सिटी स्टेट्स हैं, वैसे वहाँ काफ़ी सारी सिटी स्टेट्स हैं यूनान के अंदर, लेकिन जो डोमिनेट बड़ी सिटी स्टेट्स हैं जिनके दरमियान आपस में लड़ाई भी रहती थी, राइवल थी एक दूसरे की, वो थी स्पार्टा एंड एथेंस। ये हमने किया था। तो हम ये लेक्चर नहीं कर रहे, ध्यान में रख रहे, स्पीड आपको ज़्यादा लग रही होगी, रोनी भी चाहिए शायद, इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, रीकैप कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो जल्दी से आप नोट कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। अगला लेक्चर भला कौन सा था जी? रोमन था, रोमन लिटरेचर हमने किया था। इसके बाद जी सर, रोमन लिटरेचर। रोमन लिटरेचर जी आ गया जी आपका रोमन लिटरेचर। इसके बाद टाइम पीरियड में भी अब रोमन एज आ जाती है, आपको पता है। हेलेनिस्टिक पीरियड के बाद प्री क्लासिकल और फिर गोल्डन पीरियड, और फिर आपके पास आ जाता है अच्छा हेलेनिस्टिक पीरियड। और हेलेनिस्टिक पीरियड के खात्मे के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाती है रोमन। रोमन का राइज होता है, ग्रीक का फॉल होता है, और ये बहुत सारी चीजें ग्रीक से ही ले लेते हैं। खैर हमने थोड़ा सा टच किया कि हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर कब बनी। 625 बीसी में जो है टू इट्स फॉल इन 476 एडी में इनका फॉल आता है। तो वहां तक एक एक एम्पायर का बेसिकली, द रोमन एम्पायर कंकर्ड एंड इंटीग्रेटेड डजन ऑफ द कल्चर्स। तो ये भी एम्पायर थे जो ढेर सारे कल्चर को और बहुत सारे इलाकों को अपने अंदर लेते हैं। वो स्टेट नहीं एम्पायर बन जाती है, किंगडम से भी बड़ा लेवल होता है इसका। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब रोमन रिपब्लिक थी, शुरू में रोमन जब एम्पायर स्टार्ट हुई, वो एक रिपब्लिक के तौर पे सामने आती है, जहाँ पे सेनेटर्स रूल करते थे, और कोई एक रूलर जो होता था उसे सिलेक्ट तो किया जाता था, टेम्पररी तौर पे सिलेक्ट किया जाता था उसको, जैसे मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर होते हैं। फिर जो है वो पीरियड ऑफ किंग्स भी है उनका, और फिर इंपीरियल रोम जो है वो स्टार्ट होता है। इंपीरियल रोम जो है वो जाता है 480 तक, 405 से लेकर 80 तक। फिर जो है वो रोमन एम्पायर डिवाइड हो जाती है 405 में, सॉरी 405 तक जाता है। वहां पे ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर में डिवाइड हो जाती है। कॉन्स्टेंटीन ने कॉन्स्टेंटिनोपल की बुनियाद रख दी एक साइड पे, और दूसरी साइड पे वेस्टर्न रोमन एम्पायर। और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है वो वेस्टर्न जो 480 में खत्म हो जाती है वेस्टर्न रोमन एम्पायर, और चर्च सामने आता है, जो डार्क एज स्टार्ट होती है फिर यूरोप के अंदर। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर 1453 तक जाती है, जो जिनको शिकस्त मुसलमान कॉन्करर के हाथों होती है। और इसके बाद उनका एक नया पीरियड भी स्टार्ट होता है जिसे हम रेनेसां कहते हैं। ये हल्की सी हिस्ट्री थी, अगर आपको बैकग्राउंड के तौर पे याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। रोमन लिटरेचर जो है 3rd सेंचुरी बीसी में लिखा जाता है। इट इज रीच्ड ड्यूरिंग द रोल ऑफ अगस्टस एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। अगस्टस का जो रोल है, जो फर्स्ट रेगुलर एक एम्परर था, अगस्टस जो जूलियस सीजर का भतीजा है, he was the nephew of the Julius Caesar, जिसके ऊपर ड्रामा लिखा है शेक्सपियर ने। और अगस्टस का जिक्र मिलता है एंथनी और कैलोपैट्रा के अंदर, वो भी एक प्ले है शेक्सपियर। तो लैटिन उनकी लैंग्वेज थी एंशिएंट रोम की, और इन्होंने फिर जो काम किया है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे पोइट्री है, मोस्ट फेमस टाइप ऑफ रोमन लिटरेचर तो पोइट्री थी, ठीक है। इन्होंने फोकस इतना ड्रामा पे नहीं किया, ट्रेजेडी वगैरह पे नहीं किया, इनका फोकस था पोइट्री के ऊपर। उनके यहाँ जो फिलोसफी थी वो भी मैंने आपको बताई थी, आपको यकीनन याद होगी। और इनके जो फेमस लोग हैं ना, 3 फेमस जायंट जो पोइट हैं, वो वर्जिल, होरेस एंड ओविड। वर्जिल जो पोइम बड़ी लिखी उसने एनियड लिखी, और जिसमें एनियस एक करेक्टर है, बिल्कुल ये रिप्रोडक्शन है ओडेसियस की, ठीक है। ओडेसियस की जर्नी की, ओडेसी की और एनियड में सिमिलैरिटी ऐसी वजह से। सो होरेस जो है इसने ओड्स लिखी, सटायर्स लिखे, एपिसल्स लिखे, और ओविड ने मेटामॉर्फोसिस लिखा। इनका सबसे फेमस वर्क है, ठीक है। स्टोरी ऑफ मिथ्स और ढेर सारे नैरेटिव्स हैं इसके अंदर। वर्जिल को अगर हम डिटेल में जाएं, जैसे हम गए थे, तो उनके 3 बड़े काम हमें नजर आते हैं, द एक्लोग्स, द जॉर्जिक्स एंड द एपिक पोएम द एनियड, ठीक है। जो एक्लोग्स है, दिस इज आइडलिक लैंडस्केप्स पोएम है अबाउट लैंडस्केप्स, एंड जॉर्जिक्स इज 4 बुक पोएम अबाउट एग्रीकल्चर। लेकिन एनियड जो है ये वर्जिल का मास्टरपीस है, इनकम्प्लीट है। साथ मजे की बात ये थोड़ी सी रहती थी कि वर्जिल की डेथ हो गई। और इसमें बताता क्या है, डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ एनियस फाइनली अराइव्स इन इटली, डिफीटिंग अ लोकल वारलॉर्ड कॉल्ड टर्नस टू फाउंड द सिटी दैट वुड बिकम रोम, द न्यू ट्रॉय। तो रोम
कैसे बना, तो जो एम्परर था वो चाहता था कि उसकी जो एंसेस्ट्री है, उसका जो लिंक है, वो किसी बहुत बड़ी स्टोरी के साथ जोड़ा जाए, वो लिटरेचर के किसी बड़े नाम चाहे मिथ्स के साथ जोड़े, उसको एक कनेक्शन रिक्वायर्ड था। तो एक चाहता था कि पोइम लिखी जाए, तो वर्जिल ने उसकी आरजू पूरी की और जो है रोमन एम्परर्स को एंसेस्ट्रल तौर पर यानी ब्लड लाइन को जाके मिलाया ट्रॉय के साथ और कहा कि ये जो रोम है ना, इट इज ए न्यू ट्रॉय, जो ट्राई वालों ने ही इसे बिल्ड किया है, ये उसी की ब्लड लाइन है। वर्जिल की डेथ हो गई थी पहले इसे कंप्लीट करने से, और जैसे कि किसी ने शायद बताया भी था प्रेजेंटेशन में कि वर्जिल चाहता था कि इसको बर्न कर दिया जाए, जला दिया जाए, मैंने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन एम्परर ने जब ये सुनी ये पोएम, उसे बहुत पसंद आई और फिर आज तक लेकिन लोग इसको पढ़ रहे हैं। पॉपुलर पोएट था अपने जमाने पे वर्जिल, और ओविड ने एनियड को रेफर भी किया है अपने वर्क के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास बड़े पोएट थे, ओविड मेटामॉर्फोसिस लिखा, 15 बुक्स लॉन्ग ये वर्क है, काफी बल्की वर्क है। मेटामॉर्फोसिस क्या इसमें है, क्रॉनिकल्स मेनी क्लासिकल ग्रीक मिथ्स, क्रिएशन एंड द फ्लड स्टोरी, स्टोरीज ऑफ ऑर्फियस एंड यूरिडाइस, जेसन एंड मीडिया, डेडलस एंड इकार्डस। तो बहुत सी इसमें कहानियां हैं। और ओविड ने जो है बैनिशमेंट का भी सामना करना पड़ा क्योंकि अगस्टस exiled him to Thomas, presumably because Ovid was involved in the adultery of the Augustus' daughter Julia, for which he was also banished. टैसिटस, उसके बाद हमने देखा एक हिस्टोरियन है आपके सामने, ग्रीक हिस्टोरियन का नाम हमने लिए थे 3, यकीनन आपको याद होंगे, अभी मैंने बोले हैं। और टैसिटस जो हैं ये हिस्टोरियन हैं जिन्होंने द एनल्स लिखे, द एनल्स। अभी ये टर्म इस्तेमाल होती है ना, एनल्स ऑफ द हिस्ट्री, और एनल्स असल में वही हिस्ट्री को लिखने को कहते हैं, क्रॉनिकल जैसे वर्ड निकला, एनल्स है। टैसिटस ने जो बुक लिखी थी अबाउट द रिपब्लिक एंड अबाउट द एम्पायर, रोमन हिस्ट्री है ये सारी, टैसिटस। लीवी एक और हिस्टोरियन है आपके सामने जी, लीवीज हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ रोम। तो सेक्रेड ओरिजिन के साथ ये जोड़ता है, ये भी मिथिकल है। रोमुलस और रेमस, ये भी याद रखने वाली एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। रोमुलस एंड रेमस वर 2 ब्रदर हु फाउंडेड द रोमन एम्पायर। सेसरो एक बड़ा नाम हमारे सामने आते हैं, ये रिपब्लिक में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, सेनेटर थे, ओरेटर थे, और बहुत सारी स्पीचेस लिखी उन्होंने, और ओरेटरी के ऊपर रेटरिक एंड द ट्रीटिस ऑफ फिलॉसफी उन्होंने लिखा। और इनके 800 सर्वाइव कर रहे हैं लेटर्स एटसेट्रा। तो जिनको स्पीकिंग के आर्ट में या स्पीचेस में इंटरेस्ट है, प्रोज के अंदर इनका वर्क जो है अहमियत रखता है। और उसके बाद आते हैं लूसियस सेनिका के, एक ड्रामाटिस्ट भी पैदा किया रोम ने अपने यहाँ, और बड़ा इन्फ्लुएंशियल था क्योंकि सेनिका का असर जो है ना वो शेक्सपियर पे पड़ा। शेक्सपियर ने तो ग्रीक ट्रेजेडी तो इतनी नहीं पढ़ी थी, तो क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी से एजुकेशन नहीं दी थी, कि सैनिका के बारे में से कहीं बुक मिल गई थी, किसी ने गिफ्ट कर दी थी उसको, तो वो उसने पढ़ ली। He was stoic, जैसे मैंने कहा ना, स्टोइसिज्म जो है इनकी फिलॉसफी थी। स्टेट्समैन, ड्रामाटिस्ट, सैटिरिस्ट, ठीक है। और लैटिन लिटरेचर में इसने काम किया। इसकी पैदाइश स्पेन में हुई थी, कार्डोबा के अंदर। बाद में ये रोम में आया और वहां पे इसने आगे काम किया। और नेरो के टाइम पे इसने काम किया था, नीरो, शायद नीरो वर्ड है, नीरो के टाइम पे उसका ट्यूटर था। नीरो वाज एन एम्परर, बड़ा जालिम किस्म का एक एम्परर गुजरा है। कहते हैं क्रिश्चियंस को इसने जिंदा जलाया था, काफी लोगों को। क्रिश्चियनिज्म जो है ना उस टाइम मर्ज हो रहा था नीरो के टाइम के ऊपर, और इस पे इल्जाम भी लगा कि इसने नीरो के अगेंस्ट जो है कॉन्स्पिरेसी की है, तो इसको भी सजा दे दी गई। सो इस स्टोइक एंड काम सुसाइड हैज बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द नंबरस पेंटिंग्स। बाद में बहुत ज्यादा पेंटिंग्स में ना सब्जेक्ट लिया गया है, बड़े कॉम वे में इन्होंने भी सुसाइड किया, यानी खुद को मारा, जो पता था कि ये नहीं बच सकते हैं। आपको हमें याद आता है सोक्रेटिस वाला सीन जो है। एज ए राइटर सेनेका ट्रेजेडीज लिखी इसने, 124 लेटर्स लिखे, स्टोइसिज्म की फिलॉसफी दी। बड़े बड़े प्लेस में आते हैं। मीडिया, यहाँ पे ख्याल करना है, मीडिया इससे पहले भी एक प्ले है, यूरिपिडीज ने लिखा था। तो इन्होंने एक जो लैटिन ईरा के अंदर प्ले है वो इन्होंने लिखी।
थेस्टीज है, फेडरा है। तो इन्होंने बड़ी बड़ी स्पीचेस इंट्रोड्यूस करवाते थे, हॉरिबल सीन दिखाते थे, और इस तरह के जो एलिमेंट हैं वो जो मना करता है अरिस्टोटल, यानी सीनिक ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए, वो कहता है प्लॉट बेस्ड होनी चाहिए। तो इनकी जो ट्रेजेडीज हैं वो सीनिक हैं, डायलॉग बेस्ड हैं, कैरेक्टर बेस्ड हैं। तो सेनेका वाज an important writer, tragedy writer of Roman era. Okay. इसके बाद जनाब हम चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। ये रिकैप हमने किया है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा जी? ग्रीक के बाद सर हमने linguistic its branches लिंग्विस्टिक एंड इट्स ब्रांचेस। and सर एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी, अगर तो लेंथ क्वेश्चन आप लिख लें, हम बाद में भी कर सकते हैं इसके बारे में। क्या कर- सर वो इसी एरा जो पढ़ा है, ग्रीक एंड रोमन, उसी से रिलेटेड है। उसी की तरफ वापस सर आएंगे। ठीक है, वेट कर ले, मेरा दिल है। एक रिव्यू ठीक है। करना, नोट करने, अपने सवाल लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका फ्लो जो है ना नहीं बनेगा, और ये कहीं ऐसे ना हो कि हमारा रिकैप कंप्लीट ना हो। तो लिंग्विस्टिक एंड इट्स ब्रांचेस हमारा नेक्स्ट लेक्चर था, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक, जो तारिक रहमान साहब ने रेफर किया, उन्हीं की बुक से ये डाटा उठाया गया है। तो उन्होंने बताया जी पाकिस्तान में 72 लैंग्वेजेस है, इंडिया में 461, नेपाल में 122, और ख़ास बात है पाकिस्तान की 72। हमें लगता है 4-5 लैंग्वेजेस होंगी, ऐसा नहीं है, और 1-2 की डेथ भी हो चुकी है, लैंग्वेज डेथ। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेजेस कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। ओके, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने रखी। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स होती है जी, एक मैक्रो लिंग्विस्टिक, बड़ी डिवीजन, यानी स्टडी लैंग्वेज को एज ए सिस्टम, जैसे हम प्योर लिंग्विस्टिक भी कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स हैं हमारे पास, यानी फोनेटिकल लेवल है, ग्रामेटिकल लेवल है, प्रैग्मेटिक्स है, तक आते हैं। तो उसके अंदर माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं। मैक्रो लिंग्विस्टिक जो है ना, लिंग्विस्टिक का टच दूसरी फील्ड के साथ है, जैसे सोसाइटी के साथ होगा तो सोशल लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी के साथ होगा तो साइको लिंग्विस्टिक्स, इस तरह ब्रेन के साथ होगा तो न्यूरो लिंग्विस्टिक, कंप्यूटर के साथ होगा तो कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स, और फिलॉसफी के साथ होगा तो फिलॉसफिकल लिंग्विस्टिक्स। तो आप जैसे 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 जोड़ते जाएं तो वो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स फास्टली ग्रोइंग एक ब्रांच है। तो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में जैसे अभी मैंने बताया, तो डिफरेंट विद इन द सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज हम डिफरेंट लेवल पे लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम बोलते हैं तो सबसे पहले तो साउंड्स होती हैं, फोनेटिक्स है, और फिर पार्टिकुलर लैंग्वेज की साउंड, हम फोनोलॉजी में चले जाएंगे, पैटर्न ऑफ साउंड को स्टडी करते हैं। स्टडी सिंपल साउंड को स्टडी करें तो फोनेटिक्स है। मॉर्फोलॉजी जैसे हमने लास्ट लेक्चर लिया है, वर्ड और उसकी ग्रामर है, उसको सिंटेक्स जो है वो सेंटेंस की ग्रामर है। सिमेंटिक स्टडी ऑफ मीनिंग, और प्रैग्मेटिक्स जो है वो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक ब्रांचेस जाती हैं, जिसमें हमने कहा कि जो है ब्लूमफील्ड वो तो प्रैग्मेटिक्स को नहीं मानता इसका हिस्सा, प्योर लिंग्विस्टिक्स को, जबकि डेविड क्रिस्टल जो है वो कहते हैं कि प्रैग्मेटिक्स भी प्योर लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है। हाँ, डिस्कोर्स नहीं पार्ट है, डिस्कोर्स वो भी कहते हैं कि बाहर है। तो मैक्रो लिंग्विस्टिक दूसरी साइड पे हम देखते हैं तो सोशियो लिंग्विस्टिक है, यानी सोसाइटी और लिंग्विस्टिक की स्टडी। एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक स्टडी एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स है। इस तरह साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक की स्टडी साइको लिंग्विस्टिक्स है, ठीक है। और न्यूरो लिंग्विस्टिक जैसे हमने कहा, ब्रेन और उसके डैमेज होने से जो लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकते हैं, अफेजिया जो आते हैं, उनको स्टडी किया जाता है। लैंग्वेज रिसेप्शन या प्रोडक्शन या अंडरस्टैंडिंग की जो प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, जो ब्रेन के प्रॉब्लम या उनके सेल्स के डैमेज होने से आ सकते हैं। स्टाइलिस्टिक्स जो है ना, ये जो है एक किस्म के अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, जहाँ अप्लाई करते हैं लिंग्विस्टिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर हैं टू अंडरस्टैंड लिटरेचर। या रेटरिक का ये मॉडर्न फॉर्म है कि किस तरह डिस्कोर्स बनाया जाता है टू परसुएड अदर। वो कौन सी लिटरेरी डिवाइसेज हैं जो कब कब हमें फोरग्राउंड करना होता है, कुछ डिलीट करना होता है, कुछ बैकग्राउंड करना होता है। उसके अलावा कंप्यूटर और लिंग्विस्टिक का ताल्लुक है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के अंदर, कैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे एंडकॉक बना है, या एनालिसिस करते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बने वो नाउन्स ढूंढ देते हैं, हमें वर्ब्स ढूंढ देते हैं। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है, यानी स्टडी कंपैरेटिवली करना, फिलोलॉजी वगैरह जो है ओवर टाइम कैसे चेंज आ गया। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स जैसे कि लिंग्विस्टिक डाटा जो इकट्ठा करके कंप्यूटर में हम उसका एनालिसिस करते हैं, जो कोई भी कॉर्पस इकट्ठा करते हैं ताकि डिक्शनरी बना सकें, उस पर पैटर्न ढूंढ सकें, कोलोकेशंस फाइंड कर सकें। फोरेंसिक लिंग्विस्टिक लॉ और लैंग्वेज का रिलेशनशिप है कि कब लिंग्विस्ट जो हैं एक्सपर्ट लिंग्विस्टिक का यूज कर सकते हैं क्रिमिनल्स को
आइडेंटिफाई करने के लिए या उनकी जो लैंग्वेज होगी जो कन्वर्सेशन करेंगे उनका एनालिसिस करने के लिए और डीप मीनिंग सर्च करने के लिए, ताकि लॉ स्टैब्लिश किया जा सके, जस्टिस मेंटेन किया जा सके। तो ये हमने देखी थी। एक और लेक्चर जो हमारा बल्कि लिंग्विस्टिक का पहला लेक्चर था ये। तो इसके बाद जो हमारा